Bismillahirrahmanirrahim. Pricing, the factors of production is the topic of today. We are going to discuss. As you know, के four factors of production like land, labor, capital, organization ये होते हैं और यही factors of production लगाकर हम किसी भी चीज की production देते हैं और ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन इनकी प्राइसिंग डिसाइड होती हैं और वो उसमें प्राइसिंग डिसाइड करने में हम इकोनॉमिकल नॉलेज अप्लाई करते हैं। ठीक है। जैसा कि इनकी प्राइसिंग अगर लैंड है तो उसका रेंट होता है, जैसे लेबर है तो उसकी उसकी प्राइस वेजेस होती हैं, जैसे कि कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसकी उसका प्रॉफिट होता है उसके बदले में, या उसको लॉस बियर करना होता है। और अगर कैपिटल है तो कैपिटल का इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो ये इसकी प्राइसेस हैं। हम डिस्कस ये करने जा रहे हैं कि ये कैसे कैसे डिसाइड होती हैं और इसके लिए कौन कौन सी थीरीज किस किसने कैसे कैसे कौन कौन सी थीरीज रिप्रेजेंट की, जिसमें सबसे पहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी आपके सामने, मार्जिनल प्रोडक्शन और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये पहली थ्योरी है। ये जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज फार्मुलेटेड इन 1890s, which states that input to production, ये प्रोडक्शन के लिए आप जो इनपुट्स देते हैं वेदर कैपिटल और लेबर, आप कैपिटल लगाएं या लेबर लगाएं, which will continue to be added until the value of its marginal product, यानी the revenue or yield resulting from the input is equal to the cost of the input। यानी कहना ये चाहता है कि आप किसी भी लेबर या कैपिटल, किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उस वक्त तक लगाते हैं जब उसकी यील्ड यानी उसकी मार्जिनल प्रोडक्शन उसकी प्राइस के इक्वल हो जाए। ठीक है, तब तक आप वो फैक्टर लगाते हैं। देखिए, फोर फैक्टर्स में से आप लेबर लगा रहे हैं या आप कैपिटल लगा रहे हैं। तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है डिस्ट्रीब्यूशन की, ये कहती है कि कोई फैक्टर जितनी आउटपुट दे रहा है और जितनी उसकी प्राइस है वो जब तक इक्वल है तब तक आप उनको लगाते जाएं। जब उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है या यील्ड है वो उसकी प्राइस से कम हो जाएगी तो फिर आप उस फैक्टर को नहीं लगाएंगे, लेबर को या कैपिटल को। तो ये 1890s के अंदर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमें कॉन्सेप्ट देती है। आपको ये बात क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब देखो, जैसे हम बात कर रहे थे फोर प्राइसिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हमने बात की कि जो पहला हमारे पास लैंड होता है तो लैंड के लिए लैंड को हम रेंट पे करते हैं। उसके बाद सेकंड जो फैक्टर था वो लेबर था, तो लेबर को हम वेजेस पे करते हैं, उसका मुआवजा वेजेस होती है। उसके बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्रेन्योर है, तो ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रॉफिट पे करते हैं। और अगर किसी का कैपिटल है, यानी किसी ने कैपिटल लगाया, सरमाया लगाया प्रोडक्शन के लिए, तो उस कैपिटल की जो प्राइस है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ठीक है, ये चार चीजें आपने याद रखनी है, ये थीरीज के अंदर आगे इन्वॉल्व होती हैं। जितनी भी थीरीज फैक्टर प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होंगी उनके अंदर ये चार पिलर्स जो हैं ये लाजमी तौर पे इस्तेमाल होते हैं ना। थीरीज ऑफ इंटरेस्ट की हम सबसे पहले बात करते हैं। ये जो इंटरेस्ट डिसाइड होता है इसके लिए दो थीरीज हमें नजर आती हैं, जिसमें रिकॉर्डियन थीरी ऑफ रेंट है, जिसमें मॉडर्न थीरी ऑफ रेंट है। तो पहले हम रिकॉर्डियन थीरी ऑफ रेंट कहते हैं। हम इसे रिकॉर्डियन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको रिकार्डो ने पेश किया था। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, रेंट इज द पेमेंट फॉर द यूज ऑफ ओनली लैंड is different from contractual rent, which includes the returns on capital investment made by the landlords in the form of wells, irrigation, etc. besides the use of land. Ricardian rent is also known as pure rent। मतलब इसमें जैसे कि टिपिकल कोई वेल्स और इरिगेशन रिलेटिव जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती थी वैसी नहीं है। रिकार्डो ने सिंपली जो है एक थ्योरी ऑफ रेंट प्रेजेंट की है, राइट। तो लेकिन इसकी डिटेल नहीं है, रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट की डिटेल नहीं है यहाँ पे। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि रिकॉर्डो ने एक रेंट की थ्योरी पेश की और वो कहता है कि रेंट इज द पेमेंट फॉर द यूज ऑफ ओनली लैंड। सिर्फ लैंड को इस्तेमाल करें और उसके बदले में आप रेंट पे करें, ये रिकॉर्डियन कहता है।
ठीक है, लेकिन इसमें कोई टिपिकलिटीज नहीं है, जैसे कि वेल्स इरिगेशन की बात आती है और बीच में बाइंडिंग्स आ जाती हैं, बाइंडिंग्स ऐसी कोई नहीं है। पहली थ्योरी थीरीज ऑफ रेंट के अंदर रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट है। द सेकंड वन इज मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। तो आगे हम बढ़ के देखते हैं कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट जो है ये क्या है और किसने इसको प्रेजेंट किया। नाउ लुक एट मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। According to the modern theory of rent, the rent is the difference between its actual earnings and transfer earning. एक एक्चुअल अर्निंग होती है और एक ट्रांसफर अर्निंग होती है। कैसे? मतलब अगर आपने रेंट को कैलकुलेट करना है तो एक प्रेजेंट रेंट होता है और एक ट्रांसफर अर्निंग होती है। इसका डिफरेंस जो है दैट विल बी रेंट। अब इसकी एक एग्जांपल है आपको ज्यादा क्लेरिफाई करने के लिए कि Suppose cotton cultivation in a particular area, the yield is rupees 15,000। एक किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप कॉटन की कल्टीवेशन करते हैं, आपको आउटपुट होती है रुपीज 15,000। इफ द सेम एरिया इज पुट इनटू द नेक्स्ट बेस्ट यूज, नेमली पैडी कल्टीवेशन, यानी आप चावल की कल्टीवेशन करते हैं, धान की कल्टीवेशन करते हैं, तो द यील्ड विल बी रुपीज 12,000। तो उसमें आपको जो यील्ड है वो अब होती है कितनी? 12,000। तो आप क्या करेंगे? 15,000 में से जो प्रीवियस था उसमें से करंट जो प्रेजेंट है वो 15 उसको कह लें, और जो 12 है वो प्रीवियस है, उसको आप माइनस कर दें तो बाकी जो है वो रेंट है 3,000। ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है। मतलब जारी बात है, जो करंट है, करंट में यील्ड ज्यादा होती है, जो प्रीवियस है उसमें यील्ड कम होती है, क्योंकि जो करंट है उसमें टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को इंप्रूव करके आप ज्यादा यील्ड ले सकते हैं। जो प्रीवियस है ओल्ड मेथड्स की वजह से इतनी उसमें यील्ड होती नहीं है। और ये इस अजम्पशन के साथ कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, कोई और अनसर्टेनिटी ना हो जाए। वैसे डे बाय डे ऐसा ही होता है कि आपकी जो करंट जो यील्ड है वो प्रीवियस से ज्यादा होती है। तो आप प्रेजेंट यानी करंट से ट्रांसफर अर्निंग को माइनस करेंगे तो आपके पास रेंट आ जाएगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। ठीक है, तो ये एग्जांपल समझ आई आपको मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट की? यस सर। सर जी, मतलब मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के अलावा सर आपने एक जगह ली है किराए पे, आप वहाँ पर अगर कॉटन लगा रहे हैं तो उसका रेट ज़्यादा होगा, अगर वहाँ पर आप पैडी क्रॉप कर रहे हैं तो उसका रेट कम होगा, मतलब लैंड का रेंट कम होगा। सॉरी आप रिपीट कीजिएगा कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं। सर आपने एक लैंड ली है रेंट पे, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्रॉप्स उसका रेंट चेंज होगा, सही। आपने यही बात की है ना? नहीं, नहीं मैंने ये बात नहीं की। हाँ। मैंने ये कहा है कि आप, ये थोड़ी सी पुराने वक्तों की बात है कि लोग यील्ड के मुताबिक रेंट देते हैं कि उस वो जो जमीन है उससे यील्ड कितनी हो रही है। अगर प्रेजेंटली आपको यील्ड 15,000 हो रही है और प्रीवियसली आपको यील्ड उसकी 12,000 हो रही थी, तो इसका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी रेंट। मतलब ओके। पहले इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते थे, लोगों के मुआहदे होते थे। एक जमीन का पैच है, उसमें आपने कोई कल्टीवेशन की है और उस कल्टीवेशन पे आपको प्रेजेंटली 15,000 यील्ड होता है, लेकिन प्रीवियस में आपने उसके अंदर कोई और चीज आपने कल्टीवेट की हुई थी और उसमें आपको 12,000 यील्ड होता है। तो प्रेजेंट और प्रीवियस जो यील्ड है उसके डिफरेंस को आप रेंट का नाम देते हैं, इस थीरी के मुताबिक जो प्रीवियसली हम डिस्कस कर रहे थे। ओके 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 सर। Now, let's talk about wages. It is defined as the price paid for the services rendered by the laborer in the production process। ठीक है, वेजेस की भी आगे टाइप्स हैं। इसमें पीस वेजेस होती हैं, इसमें टाइम वेज होता है, इसमें मनी वेज होता है, इसमें रियल वेज होता है। मैं लिटिल बिट आपको बताता हूँ पीस वेज का। इसमें ये होता है कि किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि जी आपने मेरा ये काम करना है, मैं आपको इतने पैसे पे करूंगा, यानी पूरे एक काम का ठेका जैसे हो जाता है। इसे पीस वेज कहते हैं। इसके बाद एक टाइम वेज होता है जो पर आवर के हिसाब से पे किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान में दिहाड़ी सिस्टम है, यहाँ पे 8 घंटों का पे किया जाता है। आप यही यूरोप में या दूसरे वेस्ट कंट्रीज में जाएं तो वहां पे पर आवर के हिसाब से वेज रेट होता है, ये टाइम वेज होता है।
एक मनी वेज होता है। मनी वेज वैसे ही आपका कोई भी वेज है उसकी मॉनेटरी वैल्यू को हम मनी वेज कहते हैं। एक चीज होती है रियल वेज। रियल वेज तो जो रियल वेज है इसमें ये होता है कि आपने किसी का कोई काम किया और जो चीज आपने उसे प्रोड्यूस करके दी उसमें से कुछ हिस्सा ले लिया। लेट सपोज कि आपने कॉटन चुनी है किसी की, आपने कॉटन चुनी है, लेबर दी है, तो कॉटन में से उसका 1/10 1/5 चुनने के बदले में अगर आप लेते हैं तो ये आपका रियल वेज कहलाएगा। ठीक है, यानी आप लेट सपोज कि आप कारपेंटर हैं और आपने किसी ठेकेदार को या किसी फर्नीचर हाउस को आपने 20 चेयर्स बना के दी हैं और उसमें से आप अपनी वेज के तौर पे 2 चेयर्स ले लेते हैं, तो दैट विल बी रियल वेज। यानी चीजें बनाई और उसमें से कुछ चीजें ले ली अपनी वेज के सिलसिले में, तो उसी को हम कहते हैं रियल वेज। डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द पीस वेज, टाइम वेज, पीस मनी वेज वेज एंड रियल वेज? जी जी। पीस वेज रिपीट कीजिएगा सर, पीस वेज। पीस वेज का होता है कि आपने किसी मतलब आप एक ठेका कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि जी ये आपका जितना भी काम है इस पे 1 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, तो इसका मैं इतना मतलब मुआवजा लूंगा। ठीक है, वो 1 दिन में करे, 10 दिन में, 2 दिन में, वो एक पीस वेज होता है। ठीक है ना। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि किसी ठेकेदार ने दमोरिया पुल का ठेका ले लिया और उसने कहा जी मैं 8 करोड़ में दमोरिया पुल बना देता हूँ। सही है, अब वो उसको उसका एक टाइम लिमिट तो वैसे जनरली कॉन्ट्रैक्ट हो गया जी आप 1 महीने में इतने पैसे ले लें और ये काम कर दें। ठीक है, तो ये एक पीस वेज है। आपको गवर्नमेंट ने 8 करोड़ ही पे करना है दमोरिया पुल बनाने का। हाँ, टाइम का जो है वो उन्होंने लिमिट तो दी हुई है, लेकिन टाइम जो है वो भी इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है। बट उसका एक फिक्स जो पेमेंट है वो ऑलरेडी तय हो जाती है कि इतने में आपने काम करना है। या किसी ठेकेदार को आप कहते हैं कि ये जो आपका जो ओवरहेड ब्रिज है ठोकर वाला ये बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए जनाब आपको हम 6 करोड़ दे रहे हैं, इसमें आपने ये काम, ये पीस वेज कहलाता है। या किसी दिहाड़ीदार को आप कहते हैं जी आप मेरी ये सफाई कर दें और इसके लिए जो है ना मैं आपको इतना पे करूंगा, आपका जो वो जो डिसाइड हो जाता है ना वो पीस वेज होता है। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। Now let's talk further after the types of wages. Now theories on wages. Wages के ऊपर कौन कौन सी theories है? 4 किस्म की theories है wages के ऊपर, जिसमें subsistence theory of wages है। subsistence को आप क्लासिकल भी कहते हैं, subsistence को आप मतलब ओल्ड भी आउटडेटेड भी कहते हैं, लेकिन subsistence का मतलब यही है कि बहुत जो पुरानी थीरी है वेजेस की। वेजेस फंड थीरी नंबर 3 है कि मार्जिनल प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ वेजेस। और नंबर 4 डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ वेजेस। ये जो मार्जिनल प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ वेजेस है ये हमने लाजमी तौर पे क्वेश्चन पढ़ना है, ये एक्सपेक्टेड है। और उसके अलावा वेज फंड जो थ्योरी है, वेज फंड थ्योरी, इट वाज प्रोपाउंडेड बाय जेएस मिल। जो वेज फंड थ्योरी है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी थोड़ा सा इसके बारे में। और इसकी बुनियाद डाली थी जेएस मिल ने, ये क्लासिकल है JS Mill। और according to this theory, wages depend upon the proportion between population and capital। यानी उसमें JS Mill ये कहता है कि जो वेजेस है वो डिपेंड करता है कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर से लेबरर कितने हैं अवेलेबल, और उसके अलावा आपकी जो पॉपुलेशन के अलावा जो है कैपिटल कितना है, यानी सरमाया कितना लगाया जा रहा है। पॉपुलेशन कितनी और सरमाया कितना लगा रहा है। जो पॉपुलेशन है वो आपको वेजेस देती है, मतलब लेबरर देती है। और जो कैपिटल है वो जारी बात है जितना कैपिटल लगाया जाएगा उतने ज्यादा बिजनेस के प्रोजेक्ट होंगे, और बिजनेस के प्रोजेक्ट जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा लेबर रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अब अगर पॉपुलेशन ही कम पड़ जाए, कैपिटल बहुत ज्यादा हो, तो यू नो के वहां पे फिर लेबर बहुत महंगी होती है। जैसे जापान में इस वक्त लेबर बहुत महंगी है, जापान में लेबर कम मिलती है। यूएसए में भी लेबर काफी महंगी है, लेकिन जापान में बहुत ही ज्यादा महंगी है लेबर, लेकिन उनकी लेबर बड़ी वेल ट्रेंड होती है। तो दिस वाज व्हाट अबाउट द जेएस मिल थ्योरी ऑफ वेजेस, जिसे हम कहते हैं वेज फंड थ्योरी। अब रेट ऑफ वेज अगर हमने निकालना हो तो रेट ऑफ वेज का ये एक फार्मूला है
कि वेज फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स, जितना वेज फंड होता है उसे हम डिवाइड कर देते हैं किसे, नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर, तो वो हमारे पास रेट ऑफ वेज आ जाता है अकॉर्डिंग टू वेज फंड थ्योरी। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। नो, आफ्टर वेज फंड थ्योरी, now look at demand and supply theory of wages। इसमें देखो नंबर वन ये चीज है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वेजेस आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी ये देखा ये जाएगा कि डिमांड फॉर लेबर क्या है और सप्लाई ऑफ लेबर क्या है। तो जहां पर डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर आपस में मिल जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, वहां पे वेज रेट डिसाइड होगा। सेकेंडली, when there is perfect competition in labor market, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये है कि एक जैसी लेबर जो है वो सेम प्राइस पे आपको मिल रही है और कोई भी वेज रेट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ना कोई खरीदने वाली फर्म कर सकती है और ना कोई इंडिविजुअल लेबरर जो है वो अपनी ज्यादा वेज डिमांड कर सकता है मार्केट में। यूनिफॉर्म प्राइस जो है लेबर की वो चार्ज की जा रही होती है परफेक्ट कंपटीशन में, और सेम होमोजीनियस लेबर होती है, उनकी एफिशिएंसी भी सेम होती है। तो व्हेन देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन लेबर मार्केट, wage rate is determined by the equilibrium between demand and supply of labor। Number third, that is there is a positive relation between wage rate and supply of labor, कि वेज रेट ज्यादा ऑफर करेंगे तो लेबर अपनी सप्लाई ज्यादा देगा, वेज रेट कम आप ऑफर करेंगे तो लेबर अपनी सप्लाई को कम कर देगा। एज एग्जांपल, हायर द वेज रेट मोर विल बी द सप्लाई ऑफ लेबर एंड वाइस वर्सा। उसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर वेज रेट शो कर रहे हैं और यहाँ पे आप सप्लाई ऑफ लेबर को शो कर रहे हैं, ये ओरिजिन है, तो जो सप्लाई ऑफ लेबर कर्व है वो इस तरह पॉजिटिव स्लोप का होता है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये है कि अगर आपका वेज रेट ये है और सप्लाई ऑफ लेबर यहाँ पे है, आप वेज रेट को ज्यादा कर देंगे तो इसी तरह आपकी जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो L1 से जंप करके L2 पे चली जाएगी। तो दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग अबाउट कि किस तरह जो है सप्लाई ऑफ लेबर कर्व जो वो पॉजिटिव स्लोप का होता है। होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। यस सर। ओके। ना इंटरेस्ट की बात करते हैं, जो नेक्स्ट था कैपिटल की जो प्राइस थी दैट वाज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज द प्राइस फॉर यूज ऑफ लोनेबल फंड्स, यानी कैपिटल यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो वो लोनेबल फंड्स, वो मतलब फंड्स जो के प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए लिए जाते हैं बैंकों से। अब इंटरेस्ट के लिए जो थीरीज हैं, एक तो लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, एक केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, एक मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट और न्यू केन्जियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट की जो है ना, हम ये तीन थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। इनमें वन बाय वन हम एक एक को देखते हैं कि ये कौन सी थ्योरी किस बारे में है। डिटेल तो बाद में हम करेंगे और उम्मीद है कि इनमें से कोई एक आध थ्योरी हमारे मैक्रो के कोर्स में भी आएगी। हम पहले लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं कि according to this theory, rate of interest is determined by the demand and supply of loanable funds। The supply of loanable funds consists of number one, disholding by people from past savings। जो पीछे उन्होंने सेविंग्स की होती हैं और पैसे अपने घर में दबाए होते हैं या रोके होते हैं, उनको डिसहोल्ड करते हैं, रिलीज कर देते हैं। सेविंग ऑफ पीपल आउट ऑफ दियर डिस्पोजेबल इनकम, और जो उनके डिस्पोजेबल इनकम होती है यानी काबिल इस्तेमाल, यानी जिसको उन्होंने डिस्पोज ऑफ करना होता है, खर्च करना होता है, उसमें से जो लोगों की सेविंग होती है वो। और तीसरा, नंबर थर्ड पे डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट। नंबर फोर पे बैंक क्रेडिट। तो हेयर द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। यहाँ पे अगर हम सप्लाई कर्व की बात करें तो वो पॉजिटिव स्लोप का होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा।
लाइक दैट, इस तरह होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा. In other words, larger amount of loanable funds will be available at a higher rate of interest and vice versa. कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंटरेस्ट है और यहाँ पे आप लोनेबल फंड्स की बात कर रहे हैं, लोनेबल फंड्स की बात कर रहे हैं, तो जो इसका कर्व बनेगा वो पॉजिटिव स्लोप का बनेगा, लोनेबल फंड्स का. ठीक है, पॉजिटिव स्लोप बनेगा कि जितना आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेंगे उतना ज्यादा लोग जो है वो लोन लेंगे, लोन अप्रूव करवाएंगे. आप यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा के देख लें, ठीक है, तो लोग उतना ज्यादा जो है अपने फंड को ऑफर करेंगे लोन देने के लिए, क्योंकि उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी प्रॉफिट यानी अर्निंग ज्यादा हो रही है. तो ये बात आपने अंडरस्टैंड किया है जी सर. लोनेबल फंड थ्योरी की. इसका जो कर्व है वो पॉजिटिव होता है. आप ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर किसी को ऑफर करेंगे तो वो ज्यादा लोन आपको देगा क्योंकि उनका प्रॉफिट उसमें हाई है. तो सर जो लोन ले रहा है वो फिर कम लोन नहीं लेगा? वो तो डेफिनेटली कम लेगा, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ लोन देने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. ओके ओके. मतलब अगर बैंक है, बैंक को अगर स्टेट बैंक अलाउ करता है कि जी आप 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे सकते हैं या आप 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे सकते हैं, तो बैंक की ये कोशिश होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन दे क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन उसमें ज्यादा है. प्रॉब्लम ज्यादा है. ठीक. अच्छा, ठीक. इसके बाद लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है, केन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जिसको मैक्रो के कोर्स में हम लाजमी तौर पे पढ़ेंगे. तो इंटरेस्ट इज द पेमेंट मेड टू इंड्यूस पीपल टू सरेंडर दियर लिक्विडिटी, यानी जो पैसे उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं उनको सरेंडर करने के इवज जो उनको पे किया जाता है वो इंटरेस्ट है. या फिर हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द रिवार्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. आप स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो मतलब पैसे लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनके रेंट के तौर पे जो पे किया जाता है वो इंटरेस्ट कहलाता है. रीजंस क्या है लिक्विडिटी की, रीजंस क्या है? लोग मतलब पैसे अपने पास करेंसी को लिक्विड फॉर्म में क्यों रखते हैं? उनके पहला पर्पस होता है ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा पर्पस होता है प्रिकॉशनरी मोटिव, तीसरा पर्पस होता है स्पेकुलेटिव मोटिव. इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं. सबसे पहली जो चीज है वो ट्रांजैक्टिव मोटिव है. देखो, हमें डे टू डे अपने रोजमर्रा अखराजात चलाने के लिए, डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए नॉर्मल जो हमारे होते हैं, हमें ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं. उन ट्रांजैक्शंस के लिए यानी ग्रोसरी स्टोर की ट्रांजैक्शंस हैं, खाने पीने की अशियां हैं, दूध दही आपने परचेज करना होता है, कपड़े आपने परचेज करने होते हैं, उसके लिए आपको कैश चाहिए. ठीक है, तो इस मकसद के लिए जो कैश आप अपने पास रखते हैं वो ट्रांजैक्शन मोटिव कहलाएगा, ट्रांजैक्शन मोटिव कहलाएगा. इसके बाद नंबर सेकंड पे प्रिकॉशनरी मोटिव. देखो, हमारी जो जिंदगी है उसमें अनसर्टनिटी है. ठीक है, हमें मतलब होता है कि कोई बुरा वक्त ना आ जाए, मतलब कोई अचानक बीमार हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, कोई और मतलब कोई अब नॉर्मल सिचुएशन आ सकती है, कोई जलजला तूफान आंधी. तो ऐसे हालात के अंदर आपको कुछ मनी, रुपया, पैसा चाहिए होता है अचानक. ठीक है, तो प्रिकॉशनरी आप कुछ पैसे अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखते हैं कि अचानक अगर किसी को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़े, किसी का एक्सीडेंट हो जाए या अचानक कहीं पे पैसे हमें पे करने पड़े, तो प्रिकॉशनरी मतलब वो पैसे हम इस्तेमाल कर सकें. ये दूसरा मोटिव है. तीसरा मोटिव होता है लिक्विडिटी का स्पेकुलेटिव मोटिव. स्पेकुलेटिव जो है ना वो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट कमाने के लिए, अर्न करने के लिए, कि आप जो अपने पैसे हैं उनको आप बैंकों में रखवाते हैं और वहां से सूद यानी मुनाफा कमाते हैं, इंटरेस्ट आप कमाते हैं. इसे स्पेकुलेशन कहते हैं. स्पेकुलेशन जो है वो इस तरह होती है कि ये इंटरेस्ट है और यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी है, तो इसका जो सप्लाई ऑफ मनी का कर्व है ये नेगेटिव होता है. ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो आप स्पेकुलेशन कम करेंगे. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम मिल रहा है, लो है, तो आप स्पेकुलेशन को बढ़ा देंगे यानी मनी को अपने पास ज्यादा रखेंगे.
अब ये जो स्पेकुलेशन का कॉन्सेप्ट है, ये स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए जो मनी हम अपने पास रख रहे हैं, ये लोन जो है ये आप देख लें कि देने वाले या लेने वाले के ये डिमांड साइड है। यहाँ पे लोन लेने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, ठीक है। वो जो कस्टमर है, जो बैंक का कस्टमर होता है, ठीक है, ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखा जा रहा है कि जब उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ज्यादा मिल रहा होगा तो वो मनी की स्पेकुलेशन अपने पास कम करेगा, वो बैंकों में पैसा रखवा देगा। लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कम मिलेगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो क्या करेगा, पैसा बैंकों से निकलवा लेगा, वो अपने पास ज्यादा रखेगा। इसी चीज को स्पेकुलेशन कहते हैं। तो डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ मोटिव ऑफ लिक्विडिटी? ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। मिस शीजा फारूक, यस इज सर। इट क्लियर टू यू थ्री मोटिव्स ऑफ लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का मतलब ये कि कैश को अपने पास रखना, रुपए पैसे को अपने पास रखना, और उसके तीन मोटिव्स अभी हम डिस्कस कर रहे थे। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी और केन्जियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ये बिल्कुल ये अभी हम देख रहे थे, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस फर्दर अबाउट modern theory of interest or new Keynesian theory of interest. So according to this theory, the four determinants, namely savings, investment, liquidity preference and supply of money are there. कितने कितने इसमें डिटर्मिनेंट्स है? सेविंग है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में, न्यू केन्जियन में इन्वेस्टमेंट है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस है और सप्लाई ऑफ मनी है, मनी। आर इंटीग्रेटेड अलोंग विद इनकम एंड डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये इंटीग्रेट होते हैं किसके साथ? पर्सन की इनकम के साथ इंटीग्रेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और फिर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करते हैं इन मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। सर सिंपल चीज है ना, बिल्कुल सिंपल चीज है। जी जी। In order to achieve the above, modern theory has evolved two curves. ये ISLM कर्व है, ये भी हम मैक्रो के पोर्शन में जाके पढ़ेंगे। IS का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, और LM कर्व का मतलब होता है लिक्विडिटी मनी कर्व। तो हम पहले IS कर्व की यहाँ पे बात करते हैं कि it shows equilibrium in the real sector or product market, यानी गुड्स मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम को शो करता है IS कर्व। इसके बाद दूसरा है हमारे पास LM कर्व। तो LM कर्व शोज द इक्विलिब्रियम इन मॉनेटरी सेक्टर और मनी सेक्टर, यानी लिक्विडिटी मनी, एज इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द मीनिंग ऑफ LM कर्व और एब्रीविएशन कि LM का मतलब ही लिक्विडिटी मनी है, लिक्विडिटी मनी कर्व। तो जारी बात है जो लिक्विडिटी मनी कर्व है वो आपको मॉनेटरी सेक्टर में इक्विलिब्रियम को शो करता है, और जो इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व है, जारी बात है इन्वेस्टमेंट सेविंग होती इसलिए कि प्रोडक्शन करने के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट को या अपनी सेविंग को इस्तेमाल करें। तो इसलिए IS कर्व को हम क्या कहते हैं कि ये गुड्स या प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम को शो करता है। सो होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट द ISLM कर्व शॉर्टली। जी सर। ओके, ना हम प्रॉफिट की बात करते हैं कि प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज द रिवार्ड। लास्ट पे प्रॉफिट है ना, इंटरेस्ट को हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक। जी सर। आप प्रॉफिट को डिस्कस करें। प्रॉफिट इज द रिवार्ड टू एन एंटरप्रेन्योर फॉर फंक्शंस ही रेंडर्स इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। किसी भी चीज की प्रोडक्शन का जो डिसीजन है वो कोई भी एंटरप्रेन्योर करता है, बिजनेस का मालिक करता है। प्रॉफिट इज आल्सो कॉल्ड रेजिडुअल इनकम। प्रॉफिट को हम रेजिडुअल इनकम भी कहते हैं। अब इसमें प्रॉफिट की आगे दो टाइप्स हैं, एक जीपी होता है और एक नेट प्रॉफिट होता है।
तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जो कि एक एंटरप्रेन्योर को सेल के बाद रिसीव होती है। आप अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट भी आप पढ़ते हैं, तो जाहिर बात है आपको जीपी का बहुत अच्छे से आइडिया होगा। ये टोटल जितना भी आप सेल आउट करते हैं और आपके पास इनवर्ड में कैश आता है उसको हम जीपी कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। बट वेयर इज नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट और द प्योर प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर फॉलोइंग three functions given below: reward for organization and coordination of various factors of production। ठीक है, जो आप मुख्तलिफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए उनको पे करने के बाद जो आपको रिवार्ड मिला, कहने का मतलब ये कि एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो आपके पास पैसे बचे हैं वो आपका प्योर प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट आया। यानी जीपी में से अगर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को निकाल दें तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। एनपी आ जाएगा। ठीक है सर। सेकेंड, रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। यानी जो बिजनेस का मालिक होता है वो जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो दो चीजें उसके माइंड में होती हैं, यार अगर प्रॉफिट होगा तो मुझे होगा, लॉस होगा तो मुझे होगा, अनसर्टेनिटी होगी तो मुझे होगी। ठीक है, तो उसका जो रिस्क वो बियर करता है उसका रिवार्ड उसको जो मिलता है वो प्रॉफिट कहलाता है। तो रिवार्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू इनोवेशंस इन द बिजनेस, या अगर वो बिजनेस के अंदर कोई नई इनोवेशन जो है वो लाता है, कोई नई मतलब प्रोडक्ट को लॉन्च कर देता है और उसका रिस्क बियर करता है कि कल को ये कामयाब होगी या नहीं होगी। ठीक है, अगर तो वो कामयाब हो जाती है उसकी इनोवेशन तो वो बहुत अच्छा इंटरेस्ट अर्न करेगा, यानी प्रॉफिट अर्न करेगा। लेकिन अगर उसकी इनोवेशन कामयाब नहीं होती तो उसे लॉस बियर करना होता है। अब प्रॉफिट की भी थीरीज है, जिसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, जिसमें रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, जिसमें अनसर्टेनिटी या बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट की थीरीज थी, ये मैंने आपको नेम्स बताए ताकि आपको इंट्रोडक्शन हो जाए। हम डिटेल में इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में इनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी पे होगा। सर ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, लुक एट इट के हियर द प्रॉफिट इज डिटरमाइंड बाय द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का सिंपल आप मतलब ये समझें कि एंटरप्रेन्योर की अपनी एफिशिएंसी क्या है, यानी उसकी वजह से, उसकी एफिशिएंसी की वजह से कारोबार को, बिजनेस को कितनी आउटपुट मिली। तो द मेन क्रिटिसिज्म अगेंस्ट दिस थ्योरी इज दैट इट डज नॉट एक्सप्लेन द मोनोपोली प्रॉफिट। यानी ये मोनोपोली का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको डिस्कस नहीं करती, क्योंकि कई ऐसी फर्म्स भी तो होती है ना दुनिया में जो मोनोपोलिस्ट होती है, मतलब सिंगल सोल सोल सप्लायर होती है, उनको मोनोपोलिस्ट हम फर्म्स का नाम देते हैं। तो मोनोपोली प्रॉफिट आपको पता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। बट यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है वो मोनोपोली प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट देती ही नहीं है। हमारे मुल्क में पाकिस्तान रेलवे मोनोपोली आपका नाम मोनोपोलिस्ट फर्म है, लेकिन वाहिद ऐसी मोनोपोलिस्ट फर्म है जो आपको पता है कि काफी सालों से जो अर्न कर रही है, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताना चाह रहा। रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हॉले, profits are the rewards of risk taking, which is an important functions of entrepreneur. Production is carried on it in anticipation of demand. However, the risks due to theft, accidental damages, price changes, labor strike, and so on causes losses. यानी जो प्रोडक्शन होती है अगर उसको आप कैरी करते हैं एंटिसिपेशन में, डिमांड में, मतलब डिमांड के लिए एंटिसिपेट आप करते हैं तो जारी बात आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन रिस्क जहाँ पे आपको बियर करने पड़ते हैं वो भी मतलब आपके प्रॉफिट को के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, जैसे कि चोरी है मतलब थेफ्ट है, या उसके अलावा कोई एक्सीडेंट हो गया, या उसके अलावा प्राइस चेंजेस हैं, लेबर है, स्ट्राइक हो जाती है, सो ऑन। ये इसकी वजह से भी लॉसेस होते हैं। तो मतलब रिस्क बियरिंग थ्योरी जो है वो इनके ऊपर भी रोशनी डालती है कि ये जो
लॉसेस की जो होते हैं लॉसेस, वो किस तरह किसी एंटरप्रेन्योर को बियर करना पड़ते हैं। And now at the end, uncertainty bearing theory of profit. This theory was propounded by F.H. Knight. According to F.H. Knight, profit does not arise on account of foreseeable risk, since such risk can be insured. इसको इंश्योर किया जा सकता है, लेकिन वो कहता है कि जी प्रॉफिट जो है ना वो इसकी वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होता फोरसीएबल रिस्क, जो आने वाले मतलब खतरात के पेश नजर जो रिस्क होता है। एंड रिस्क टेकिंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्योंकि क्योंकि बट द इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि उसने अपने बिजनेस की इंश्योरेंस करवाई होती है। तो कोई जलजला आंधी आग लग जाए, जैसे कि फी सेंटर को पिछले दिनों लगी हुई थी, तो वो अगर तो प्लाजा इंश्योर होगा तो जारी बात है इंश्योरेंस कंपनी सारी उसकी कॉस्ट बियर करेगी। तो जो F.H. नाइट है वो कहता है कि इस तरह के रिस्क बिजनेस जो मैन है उसको नहीं बियर करना पड़ते, वो उसका मैटर नहीं होता, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के ऊपर ही तवज्जो देता है। ठीक है, सो दिस वाज व्हाट अबाउट द फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी, जिसके अंदर मुख्तलिफ थ्योरीज की हमने बात की और उसके उनके इंट्रोडक्शन पे बात की। आपका कोई इसके बारे में क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज हम रीज्वाइन करते हैं सेशन को फॉर सम डिस्कशन। इज इट क्लियर मिस शीजा, इज इट क्लियर? जी सर। ओके, मैं आपको दोबारा लिंक भेज रहा हूँ तो आप रीज्वाइन कीजिएगा, जो अभी क्वेश्चन दिया था उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन है।